आज हम देखने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट से भी 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी है। जिस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो न्यूमेरिकल भी लिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा और उस टाइप का न्यूमेरिकल अलग से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी रहेगा वहाँ पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम सभी जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ और डायरेक्शन नहीं होता है, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, एनर्जी, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंट, ये सभी है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका की रूल क्या होता है, की रूल होता है स्केलर्स यूज सिंपल अलजेब्रा। स्केलर जो है वो यूज करता है सिंपल अलजेब्रा एंड वेक्टर्स यूज पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ। तो स्केलर सिंपल अलजेब्रा यूज करता है, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सिंपल अलजेब्रा। तो स्केलर सिंपल अलजेब्रा यूज करता है जबकि वेक्टर्स पैरेललोग्राम और ट्रायंगल यूज करता है। इतना आप ध्यान रखिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स विथ एग्जाम्पल। तो ट्रांसबिलिटी ट्रांस ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल हमको एक्सप्लेन करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी रिमेन्स द सेम इफ द फोर्स इज मूव्ड एनीवेयर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो कहने का मतलब है जब रिजिड बॉडी पे रिजिड बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहेगा इफ द फोर्स इज मूव्ड, अगर फोर्स को मूव किया जाता है एनीवेयर, कहीं भी, अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, उसके लाइन ऑफ एक्शन। कहने का मतलब एक कार खड़ा है, एक कार मान लीजिए खराब हो गया, कार खराब हो गया, यहाँ पे ऐसे खड़ा है कार, ठीक है, कार ऐसे खड़ा है। अब खराब हो गया तो इसको हम मान लीजिए मैकेनिक के पास ले जाना, तो धक्का मार के ले जाएंगे, धक्का मार के ले जाएंगे तो या मतलब आगे की तरफ ये बढ़ेगा, धक्का मारेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, है ना, प्रेशर बनेगा। या तो हम धक्का मार के ले जा सकते हैं या फिर दूसरा गाड़ी बुला के इसको हम टोचन कर लेंगे, आगे से बांध के टोचन कर लेंगे तब ले जाएंगे, है ना। तो दोनों कंडीशन में क्या है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की ही तरफ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, अ कार कैन बी पुश फ्रॉम फ्रंट और पुल्ड फ्रॉम द बैक अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पे द मोशन विल बी द सेम। तो मोशन क्या होगा, सेम होगा। या वो धक्का मारे या फिर खींचे, इसका मोशन क्या होगा, सेम होगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड से हो तब। तो और ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी पे लगता है, इतना ध्यान रखिए। इट इज वैलिड ओनली फॉर रिजिड बॉडीज। क्या, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेंस द सेम इफ द फोर्स इज मूव। तो जब फोर्स को मूव किया जाता है तो रिजिड बॉडी पे जो फोर्स है वो क्या होता है, सेम ही रह जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस में डिफर, इंटरनल स्ट्रेस जो है वो अलग हो सकता है बट एक्सटर्नल रिएक्शन सेम होगा। कहने का मतलब इंटरनल स्ट्रेस, जैसे कि हम अभी धक्का दे रहे थे, धक्का दे रहे थे तो हम पुश कर रहे थे, है ना, पुश कर रहे थे तो यहाँ पे क्या बन रहा था, प्रेशर बन रहा था, प्रेशर बन रहा था। लेकिन जब हम खींच रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, है ना, पुल कर रहे हैं। तो दोनों पे इंटरनल स्ट्रेस जो है अलग है, पहले हम पुश कर रहे थे अभी हम पुल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो सेम है। तब भी ये आगे ही बढ़ रहा था, अब भी ये आगे ही बढ़ रहा है, वो चीज़। और इसमें क्या है, सेम फोर्स से ही बढ़ रहा है वो चीज़, दोनों सेम है, रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होता है। द प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर सॉल्विंग इक्विलिब्रियम एंड फोर्स कंपोजिशन प्रॉब्लम। तो ये प्रिंसिपल हम इक्विलिब्रियम सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, इतना ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमको निकालना है, अगर पी 12 किलो न्यूटन है, क्यूब 9 किलो न्यूटन है, एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री पे निकालना है। अब कहने का मतलब एक फोर्स जा रहा है, देखिए क्यू, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों फोर्स लग रहा है
इस एंगल पे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला है तो पी मेरा कितना 12, तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 9 और इंटू, क्योंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस कितना, थीटा कितना दिया 60, तो कॉस 60। अब हमको पहले पता होना चाहिए कि कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 0.5, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई में होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 9 का 81 प्लस 12 दूना 24 और 24 नमा हो जाएगा 216, 216 इंटू 0.5, तो 216 इंटू 0.5 होगा 108, 108 प्लस 81 प्लस 144। जब इसको ऐड करेंगे आप तो इसका एडिशन टोटल आएगा कितना, 3 √333। जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 18.25 किलो न्यूटन। ये हमारा रिजल्टेंट निकला। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, रिजल्टेंट निकला, आर निकला। आर का ये फॉर्मूला था, इतना ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। और अगर डायरेक्शन भी पूछे, ये तो रिजल्टेंट था, अगर डायरेक्शन पूछे तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन डी इक्वल टू, सॉरी डायरेक्शन, तो इसमें निकलना होगा आपको tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक बार लगा के देखिए, तो क्यू साइन थीटा, क्यू मेरा कितना था 9 था, तो 9 इंटू साइन थीटा, साइन 60, थीटा 60 तो 60, तो साइन 60 का मान होता है 0.88, सॉरी 866, इतना ध्यान रखिए। तो 9 इंटू 0.866 डिवाइडेड बाई पी कितना है मेरा, पी है मेरा 12 प्लस क्यू मेरा कितना है, क्यू है मेरा 9 इंटू कॉस 60 0.5 था। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमको 13.5। तो ये डायरेक्शन पी से कहाँ पे कितना होगा, 25.3 डिग्री सेल्सियस। इतना ध्यान रखिए, अगर डायरेक्शन पूछे तब ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरिग्नन्स थ्योरम। ठीक है, तो वेरिग्नन्स थ्योरम को हम बोलते हैं, मतलब इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से भी जानते हैं। किसको, वेरिग्नन्स थ्योरम को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इतना ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये वेरिग्नन्स थ्योरम होता क्या है, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ a set of concurrent forces about any point is equal to the algebraic sum of moments of individual forces about the same point। कहने का मतलब, सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, बहुत सारा फोर्स जब एक जगह लगता है तो आ, वो बराबर होता है किसके, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस के। तो एक एक करके जो फोर्स लगेगा उसके सम के, उसके एडिशन के बराबर होगा सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा सिग्मा एम आई इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। कहने का मतलब ये फोर्स, पहला फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स लगेगा, इंडिविजुअल फोर्स है, सभी का एडिशन कर देंगे तो हमको
क्या निकलेगा, सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस निकल जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेंशन होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। कहने का मतलब साइन कन्वेंशन, जैसे कि ये क्लॉक है, ये 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से होता है। अगर इस टाइप से घड़ी के दिशा में जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और घड़ी के विपरीत दिशा से जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। इतना आपको ध्यान रखना है, ये भी उसमें पॉइंट में आप लिखिए। ठीक है, अब इसमें एक तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है कि फोर्स अगर 10 न्यूटन है, 2 मीटर से लग रहा है, और दूसरा एक फोर्स अगर 10 न्यूटन है 2 मीटर से लग रहा है, और दूसरा फोर्स 20 न्यूटन है अगर वो 5 मीटर से लग रहा है पॉइंट ए पे। ठीक है, और वो जो है वो कैसे है, डाउनवर्ड ऑन अ बीम है, एक बीम पे नीचे की तरफ है, एक बीम पे नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 2 मीटर पे, और एक मीटर लग रहा है 5 मीटर, हाँ 5 मीटर पे। तो नीचे की तरफ लग रहा है तो घड़ी अगर ऐसे है, ठीक है, अब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, घड़ी ऐसे होता है 12 1, ठीक है, और वो ये किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब है कि मान लो कभी ऐसे रहा होगा, है ना, तभी इधर आया, तो ये किस दिशा में चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं चल रहा है, घड़ी के ही दिशा में चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, मतलब कि ये किस दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है। क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है तो इसमें जो भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा, माइनस में आएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब निगेटिव में आएगा तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ मोमेंट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ मोमेंट्स निकलेगा पहला का, तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है 2 मीटर पे, तो निगेटिव होगा क्या, 10 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो -10 × 2, है ना, -10 × 2, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा ये। और दूसरा भी नीचे के डाउनवर्ड की तरफ लग रहा था तो वो भी क्लॉकवाइज था, डाउनवर्ड था तो वो भी क्या था, क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था तो वो भी माइनस था, माइनस फोर्स लगेगा, नेगेटिव में फोर्स लगेगा, नेगेटिव में फोर्स लगेगा तो -20 n, तो -20 n × 5 था तो ये कितना हो जाता, 20×5 = 100, तो -100 न्यूटन मीटर का फोर्स ये लगा था, और ये -20 न्यूटन मीटर का फोर्स लगा रहा था, तो दोनों मिलकर कितना न्यूटन मीटर का फोर्स लगाएगा, -120 न्यूटन मीटर, -20 और -100 न्यूटन मीटर मिलकर कितना हो जाएगा, -120 न्यूटन मीटर हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ -120 न्यूटन मीटर यहाँ पे आया है। ठीक है, ठीक, अब इफ रिजल्टेंट इक्वल टू 30 न्यूटन एट डिस्टेंस x, अगर रिजल्टेंट जो है 30 न्यूटन आता है x डिस्टेंस से, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, डिस्टेंस का मान क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना। तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए आ, क्या करेंगे, 30 न्यूटन लग रहा है x डिस्टेंस से, वो भी डाउनवर्ड ही लग रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -30 x, क्योंकि डिस्टेंस है, इक्वल टू टोटल न्यूटन मीटर कितना है -120। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -120 डिवाइडेड बाई 30, -30 माइनस माइनस कैंसिल, 30 × 4 = 120, तो x इक्वल टू 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर। इस न्यूमेरिकल पे आप दूसरा भी न्यूमेरिकल और भी क्वेश्चन अलग से उठा के प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका यूज क्या होगा, लोकेटिंग पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम में पोजीशन को लोकेट करना, रिजल्टेंट फोर्स के पोजीशन को लोकेट करना, यही चीज इसका काम है, किसका, वेरिगनन्स थ्योरम को, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं। इतना ध्यान रखिए, मेन ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो ऐड करते हैं वही चीज़ यहाँ भी ऐड की थी। एक आया था कितना 20 न्यूटन मीटर आया था, और एक आया था 100 न्यूटन मीटर, अगर हम इंडिविजुअली निकाले थे, लेकिन दोनों को हम ऐड किए थे तो -20 था, ये -100 था, दोनों को ऐड किए तो -120 न्यूटन मीटर आया था, वही चीज़ किए थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे है हमारा स्टेट लैमीज थ्योरम, राइट इट्स कंडीशन एंड गिव वन
एप्लीकेशन। लेमीज थ्योरम क्या होता है? इफ थ्री कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस कीप अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जीरो फोर्स है ना, जीरो फोर्स। तो जीरो फोर्स पे अगर एक बॉडी को रखा जाता है, तीन कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स मिलके, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two। कहने का मतलब है कि जब तीन कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स एक बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है, देन सभी फोर्स प्रोपोर्शनल होता है बाकी दूसरे फोर्स के एंगल से। ठीक है, तब जैसे कि फोर्स वन है तो वो फोर्स वन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल होगा किसके, बाकी दो कौन सा F2 है एंड F3 है, तो F2 एंड F3 के एंगल से, F2 एंड F3 के एंगल से F1 क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। F2 अगर होगा तो F2 प्रोपोर्शनल किसके होगा, बाकी दो, तो बाकी दो कौन है, F1 एंड F3 के एंगल से प्रोपोर्शनल होगा। और F3 अगर प्रोपोर्शनल होगा तो वो किसके होगा, F1 एंड F2 के एंगल की प्रोपोर्शनल। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला या फिर इसको मेन जो भी पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिए कि फोर्स वन लगेगा तो उसके नीचे उसका एंगल जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा, F2 तो साइन बीटा, F3 तो साइन गामा, वो चीज। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का है क्या है, एंगल्स है बाकी दो का। ये जो साइन अल्फा था किसका एंगल है, F2 एंड F3 का। ये साइन बीटा किसका है, F1 एंड F3 का एंगल है साइन बीटा। और साइन गामा जो है किसका है, F2 एंड F1 का एंगल रहेगा। ये इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही चीज वहां पे है ये। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस होता है, इसमें चार कंडीशन, लेमीज थ्योरम में चार कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या, पहला कंडीशन होता है एग्जैक्टली थ्री फोर्सेस। इसमें कम मतलब कि एग्जैक्टली तीन फोर्सेस लगने ही चाहिए तभी लेमीज थ्योरम काम करेगा। ऑल फोर्सेस कॉन्करेंट एट वन पॉइंट, सभी फोर्स एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट करेगा, सभी फोर्स एक ही पॉइंट पे लगेगा। उसके बाद ऑल फोर्सेस कोप्लानर, सेम प्लेन, तो सभी फोर्सेस का के लिए सेम प्लेन होना चाहिए। कहने का मतलब एक कागज का टुकड़ा सेम प्लेन प्लेन होता है, तो प्लेन होगा इस टाइप का होगा, तो सेम मतलब कि तीन फोर्स लगेगा सेम ही। कहने का मतलब सेम ही वो चीज जो प्लेन है, तो एक ही क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि ऊपर नीचा नहीं लगेगा, फोर्स एकदम बराबर लगेगा, सेम जगह पे लगेगा से, तो वो प्लेन इसीलिए हमको चाहिए सेम प्लेन पे, तो कोप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये चार कंडीशन उसमें होना चाहिए। अब इसका यूज कहाँ होता है लेमिस थ्योरम का, तो यूज इन अननोन फोर्सेस इन क्रेन, यूज टू फाइंड अननोन फोर्सेस इन क्रेन, क्रेन में जो अननोन फोर्स लगता है उसमें, रोप रिंग जंक्शंस में या सस्पेंडेड बॉडीज में, ये चीज़ लेमिस थ्योरम में देखते हैं। आगे दूसरा यूनिट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फ्री बॉडी ऑफ अ लैडर लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमको यहाँ पे देखना है, फ्री बॉडी डायग्राम, और उसको एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ भी करना है। किसका, लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो लैडर कैसे लीन करता है अगेंस्ट वॉल। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इतना समझिए कि अगर कुछ भी वस्तु को ले रहे हैं तो उसको हर कुछ से फ्री कर देना है। क्या कर देना है, फ्री कर देना है। जैसे कि सीढ़ी है, तो सीढ़ी एक तो दीवार से लगा हुआ होता है, दीवार से लगा हुआ होता है तो दीवार से हटा देना है, धरती से लगा हुआ होता है धरती से हटा देना है, और इस पे जो बाजू का फोर्स लगता है वो भी हटा देना, वो चीज़। तो सभी से उसको फ्री कर दिया जाना चाहिए, वही चीज़ फ्री बॉडी डायग्राम होता है। फ्री
तो अ डायग्राम शोइंग अ बॉडी कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल सपोर्ट्स, जितना भी सपोर्ट था उससे आइसोलेट होना कर देते हैं, एंड कनेक्शंस विथ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्रॉन एज एरोस। ठीक है, तो जितना भी फोर्स लग रहा था सबको किससे, एरो से ड्रॉ करना है और आइसोलेट कर देना है। तो आइसोलेट द बॉडी, रिमूव, तो पहला क्या करना है हमको, आइसोलेट करना है। स्टेप्स हमको याद रखिए, फ्री बॉडी का स्टेप्स क्या होता है, पहला स्टेप्स कि बॉडी को आइसोलेट करना है, दूसरा स्टेप रिमूव ऑल सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट था सभी को क्या करना है, जितना भी सपोर्ट था सभी को रिमूव करना है। रिप्लेस सपोर्ट्स विथ रिएक्शन फोर्सेस, सपोर्ट्स को रिप्लेस करना है किससे, रिएक्शन फोर्स से रिप्लेस करना है। शो ऑल अप्लाइड लोड्स एंड वेट्स, जितना भी अप्लाइड लोड है एंड वेट है सभी को शो करना है, वही चीज़ें। तो फ्री बॉडी ऑफ अ लैडर, तो फ्री बॉडी ऑफ लैडर मतलब सीढ़ी का हम देख रहे हैं, तो ज़मीन अंदर वॉल से हटा दिए हैं, धरती से हटा दिए हैं। और तो फोर्सेस ऑन लैडर, लैडर पे जो फोर्स लगता था क्या क्या लगता था, तो डब्ल्यू फोर्स लगता था। वेट ऑफ लैडर, जो कि वेट ऑफ लैडर कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, यहाँ पे लगता था। जब चढ़ेगा इसमें तो इसमें बीच में ही फोर्स लगेगा, साइड में नहीं लगेगा, तो वो चीज़। डाउनवर्ड एट मिड पॉइंट, एन एफ नॉर्मल रिएक्शन एट फ्लोर, ये कहाँ पे लगेगा, तो ये लगेगा अपवर्ड, एन एफ ये अपवर्ड लगेगा। इन नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल, वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है ये वाला वो एन डब्ल्यू फोर्स लगता है, और ए फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एट फ्लोर नीचे जो लगता है वो। ठीक है, अगला डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम्स। तो डिटर्मिनेट बीम्स क्या होता है और इनडिटर्मिनेट बीम्स में अंतर। तो डिटर्मिनेंट बीम जो होता है, डिटर्मिनेट बीम जो होता है वो फाउंड बाई 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकलता है, लेकिन इनडिटर्मिनेट बीम एक्स्ट्रा इक्वेशन इसको चाहिए। डिटर्मिनेट बीम में नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होता है, लेकिन इनडिटर्मिनेट बीम में नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कम होने चाहिए, और डिग्री इसका 0 होता है डिटर्मिनेट बीम का, और इनडिटर्मिनेट बीम का डिग्री जो होता है 1 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। इतना आप 3 पॉइंट याद रखिए, अगर और भी याद रखना है तो आगे से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 9 मीटर कैरीज यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, तो इसका सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्पैन दिया हुआ 9 मीटर, यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो पहले हम टोटल लोड निकाल लेंगे, तो टोटल लोड कैसे निकलेगा, यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर जो है, तो 10 इंटू कितना दूर के लिए 6, तो टोटल लोड कितना होगा 60 किलो न्यूटन, एक्ट एट 3 मीटर फ्रॉम मिड ऑफ लोडेड पोर्शन, तो लोडेड पोर्शन से 3 मीटर हट के ए है जो कि वहाँ पे है। ठीक है, अब स्टेप 1 सिग्मा एम ए कैसे निकलेगा, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, टेक मोमेंट्स अबाउट ए, तो मोमेंट्स ए के कंडीशन में लेना है, ए के लिए लेना है, इतना ध्यान रखिए, ए के लिए। अब ये न्यूमेरिकल आप खुद ही देख लीजिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, प्रूव दे आर इक्वल, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमको प्रूव भी करना है कि वो इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जिसको हम ये बोलते हैं कि जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन एन एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन आर
के बीच लगता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे व्हेन बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग बॉडी के बीच में, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज लैम्डा, तो एंगल ऑफ रिपोज को लैम्डा से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से। ये याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए उसका फॉर्मूला होगा tan फाई इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एन, क्या होगा एफ बाई एन, आप याद रखिए, जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन एट विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, ऐसे स्लाइड डाउन इट्स ओन वेट अलोन, नो एक्सटर्नल पुश, कोई भी बाहर का पुश उस पर नहीं लगता है, वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। मतलब कि जैसे इस बच्चा के फिसलने वाला ये है, तो ऊपर से बच्चा चढ़ा और फिसल के नीचे उतरा, तो इसमें जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, तो ऐसा एंगल जिस पे अपने आप बॉडी नीचे आने लगता है, ठीक है, वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। और जो नॉर्मल रिएक्शन है, रिजल्टेंट रिएक्शन आर के बीच में एंगल रहता है व्हेन बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब कि बस अब स्लाइड ही होने वाला, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो, ठीक है। प्रूव दैट लैम्डा इक्वल टू 5, तो कंसीडर ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन एट एंगल लैम्डा ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, वो मान लेंगे कंपोनेंट डाउन द प्लेन, डब्ल्यू साइन लैम्डा, ठीक है, आप ये देख लीजिए आगे लास्ट में आके ये प्रूफ किया है, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रूफ करने वाला पूछा जाता है, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट, हाँ, इसमें दूसरा यूनिट में लास्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम 8 मीटर लॉन्ग कैरीज 50 न्यूटन एट 2 मीटर एंड 100 न्यूटन एट 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड रिएक्शन, सेम उसी तरह का है, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, डिफाइन फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन वो होता है एक रेसिस्टिंग फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन टू बॉडीज एंड अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन देम। तो ऐसा एक रेसिस्टिंग फोर्स जो एक्ट करता है दो बॉडी के बीच में along the contact surface between two bodies and opposes relative motion of tendency of motion between them। तो एक रेसिस्टिंग फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में काम करता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए, इतना याद रखिए, स्लो डाउन करने के लिए ये काम में आता है। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ये लॉ है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉज है, याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सप्लेन कोन ऑफ फ्रिक्शन विथ अ क्लियर स्केच, फ्रिक्शन का कोन एक्सप्लेन करना है क्लियर स्केच के साथ। तो पहले इसका, व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, जब बॉडी स्लाइड होने वाला होता है, द टोटल रिएक्शन मेक्स एंगल फाई, तो जब स्लाइड होने वाला होता है तो फाई वाला बनाता था, है ना, विद द नॉर्मल एन। अभी हम लोग पढ़ें, if the body can be pushed in any horizontal direction, R always lies on an imaginary cone drawn around the normal end। तो जब उसको ज़बरदस्ती कोई भी एंगल पे पुश कर दिया जाता है, तो वो एक इमेजिनरी कोन बना के वहाँ पे रहता है, इतना ध्यान, मतलब ये पॉइंट ध्यान रखिए। दिस कोन इज कॉल्ड द कोन ऑफ फ्रिक्शन, वैसे कोन को क्या बोलते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। हाफ एंगल ऑफ कोन इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू tan 10 to the power 1 few, है ना। Significance, if applied force resultant lies inside cone, body does not slide,
अगर अप्लाइड फोर्स जो है कोन के इनसाइड लाई करता है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, सेल्फ लॉकिंग वहीं पे रुक जाएगा। इफ अप्लाइड फोर्स रिजल्टेंट लाइज आउटसाइड कोन, इनसाइड कोन था तो वो नहीं जा रहा था, लेकिन अगर आउटसाइड कोन रिजल्टेंट लाई कर रहा है तो वो बॉडी स्लाइड हो जाएगा, चला जाएगा। प्रैक्टिकल यूज स्क्रू थ्रेड्स सेल्फ लॉकिंग मशीन यूज दिस प्रिंसिपल। Imagine a 3D cone with apex at the contact point, axis along normal, opening angle 5 on all slides। देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल फिर खुद से प्रैक्टिस करना है आपको, इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का न्यूमेरिकल वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन एट रेस्ट, ए 15 न्यूटन अप्लाइड डाउनवर्ड, ये सब वहाँ पे पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ऑल्सो राइट रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन 5। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या होता है? वॉकिंग एंड रनिंग आर पॉसिबली ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड। फीट एंड ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है, वॉकिंग एंड रनिंग आर पॉसिबली ओनली रीजन ऑफ फ्रिक्शन। तो वॉकिंग और रनिंग मतलब टहलना और दौड़ना एक रीज़न है फ्रिक्शन का, फीट एंड ग्राउंड से, पैर और ग्राउंड से, है ना। ब्रेक्स स्टॉप व्हीकल यूजिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड्स एंड व्हील। तो ब्रेक मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? जब हम गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक पैड से और चक्का में जाके फ्रिक्शन लगता है, तब जाके ब्रेक लगता है ना। पावर ट्रांसमिशन वया बेल्ट्स, रोप्स एंड क्लचेज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन, ये सभी फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। नेल्स, स्क्रूज एंड बोल्ट्स होल्ड्स मटेरियल टुगेदर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हम नेल लगा के रखते हैं या फिर स्क्रू लगा के रखते हैं या फिर बोल्ट लगा के रखते हैं, वो सभी फ्रिक्शन की वजह से लगा हुआ रहता है, टाइट रहता है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज क्या होता है? कॉजेज वेयर एंड टेयर इन मशीन पार्ट्स रिड्यूसिंग देयर लाइफ। तो कुछ मतलब वेयर एंड टेयर ऐसा होता है मशीन में कि मशीन का लाइफ को ख़राब कर देता है फ्रिक्शन की वजह से। एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट रिड्यूसिंग इफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो एनर्जी जो है वेस्ट हो जाता है हीट के तौर पे, और इफिशियंसी ऑफ मशीन जो है वो कम हो जाता है। एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो मोर फ्यूल एनर्जी कंज्यूम, तो मतलब ज़्यादा एनर्जी हमको लगता है, जो कि सही नहीं है ना। देख लीजिएगा आप, यूनिट फॉर सेंट्रॉइड, सीजी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से समझ के। इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, आपको बस समझना और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस के थ्योरम को स्टेट और प्रूव करना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ आप कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, लेकिन कैसे हुआ प्रोसेस आप देख लीजिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Derive moment of inertia of a solid circular section about its diameter। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करना है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आप कर ही लीजिएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको बस प्रैक्टिस करना। गिव द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ट्रायंगल, सेमी सर्कल, हेमीस्फेयर, कोन एंड क्वार्टर सर्कल। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो शेप ट्रायंगल होता है सॉलिड, तो ट्रायंगल मतलब कि 3 गुना, तो h/3 फ्रॉम बेस, वही h/3। सेमी सर्कल 4r/3 पाई, तो 4r/3 पाई, 0.04024r। इसमें जो फाइनल वाला है आपको वही ध्यान रखना है, ये सभी छोड़ दीजिए, उस सब का कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला सीधे h/3 लिखिए, ये लिखिए, h/4 लिखिए, 3r/8 लिखिए, h/2 लिखिए, h/2 लिखिए, वही चीज़ है। रेक्टेंगल h/2,
सॉलिड सिलेंडर h/2, सॉलिड सेमीस्फेयर 3r/8, सॉलिड कोन h/4, क्वार्टर सर्कल 4r/3 वही चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, फाइन सेंट्रोइड ऑफ आई सेक्शन, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना होगा, इस सभी टाइप का न्यूमेरिकल वहाँ पूछा जाता है। यूनिट 5 सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, तो इसमें मतलब कि पहला क्वेश्चन है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, राइट द लॉ ऑफ मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट अप्लाइड में जो लोड लिया जाता है उसका रेशियो, तो MA=W/P, W क्या है, लोड लिफ्ट जो किया गया है वो है, और एफर्ट अप्लाइड किया गया है वो है P, तो दोनों मिलकर M बनता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी रेशियो निकलता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इन सेम टाइम, तो एफर्ट से जो डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है, और मूव्ड बाय लोड, लोड से जो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कवर किया गया, दोनों में का रेशियो, तो VR= डिस्टेंस बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय रेशियो, डिस्टेंस बाय एफर्ट बटे डिस्टेंस बाय रेज, लोड, डिस्टेंस बाय लोड है, ठीक है। इफिशियंसी क्या है, अरे यार, इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट वर्क एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट वर्क, आउटपुट और इनपुट वर्क का रेशियो जो कि परसेंटेज में है। आइडियल मशीन, लॉ ऑफ मशीन देख लीजिएगा, लॉ ऑफ मशीन भी इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ मशीन भी इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एफिशिएंसी, वेलोसिटी और मैकेनिकल एडवांटेज भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कर लेना है, देख लीजिए कैसे बना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएगा तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, तो क्योंकि इसमें हर यूनिट से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल आएगा तो आप क्लियर कर सकते हैं सब्जेक्ट को। अब किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ रिवर्सिबल मशीन्स, व्हाट इज अ सेल्फ लॉकिंग मशीन्स स्टेट कंडीशन, तो रिवर्सिबल मशीन क्या होता है, अ मशीन हुज लोड्स डिसेंड्स ऑन इट्स ओन व्हेन एफर्ट इज रिमूव्ड, जब एफर्ट को हटा दिया जाता है तो उसका लोड उसके खुद पे चलाता है, वो रिवर्सिबल मशीन होता है, तो उसका कंडीशन N greater than 50% होता है, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपली पुली सिस्टम और सिंपल स्क्रू। सेल्फ लॉकिंग वो नॉन रिवर्सिबल मशीन होता है, इसको ये भी बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन को हम नॉन रिवर्सिबल मशीन भी बोल सकते हैं। और मशीन हुज लोड डज नॉट मूव, तो एक मशीन जिसका लोड मूव नहीं करता है, स्टेज अप व्हेन एफर्ट इज रिमूव, जब एफर्ट को रिमूव कर दिया जाता है, फ्रिक्शन लॉक्स द लोड, फ्रिक्शन लोड को लॉक करता है, ठीक है। तो ये होता है N < 50%, यहाँ पे N>50% होता था, लेकिन यहाँ पे N< 50% है। इसका एग्जांपल है स्क्रू जैक वर्म एंड वर्म व्हील। वाई N=50% इज द बाउंड्री व्हेन लोड्स डिसेंड्स वर्क डन बाय लोड इक्वल टू वर्क लॉस्ट टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से जो वर्क लॉस्ट हुआ है वो बराबर होगा जो लोड किया है उसके, इसीलिए 50% बराबर होगा। दिस बैलेंस हैपेंस एट एग्जैक्टली 50%, ठीक है। एक मतलब इट इज़ लेस मोर देन 50%, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। डेराइव वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंगल परचेज क्रैब विंच और वर्म एंड वर्म व्हील, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, यहाँ पे डेराइव ही करना है, तो आप डेराइव कैसे किया गया देख लीजिएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन है एक्सप्लेन लोड वर्सेस एफर्ट, लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट एंड लोड वर्सेस एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन ग्राफ्स, तो लोड वर्सेस एफर्ट को एक्सप्लेन करना, लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट को, और लोड वर्सेस एफर्ट लॉस्ट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक्चुअल एफर्ट वर्सेस लोड, आइडियल एफर्ट वर्सेस लोड इतना, और एफर्ट्स वर्सेस
मतलब एफर्ट्स लॉस्ट इन फ्रिक्शन वर्सेस लोड वर्सेस एफिशिएंसी एंड लोड वर्सेस एम। ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना, इतना आप करके जाइए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इतना में से ही आपको मिलेगा। और इस टाइप का न्यूमेरिकल, जिस टाइप का न्यूमेरिकल दिए हैं उस टाइप का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना काफ़ी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इतना पढ़ाई कीजिए। चलिए, थैंक यू।